दोस्तों सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां अपनी आंखें खोलना मौत को न्योता देने जैसा है। एक सुपर नेचुरल एंटिटी जिसे देखते ही इंसान अपना दिमागी संतुलन खो देता है और उस चीज के वश में आकर खुद को बेरहमी से खत्म कर देता है। ऐसे माहौल में एक माँ अपने बच्चों के साथ आंखों पर पट्टी बांधकर निकलती है, एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ वो सुरक्षित रह सके। लेकिन क्या आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ आवाजों को महसूस करके वो अपनी मंजिल तक पहुँच पाएगी, जहाँ हर कदम पर वो अदृश्य शैतान उनका पीछा कर रहे हैं? देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। और कहानी शुरू होती है मैलोरी नाम की एक औरत से, जो एक घर के अंदर बहुत ही डरी हुई अपने बच्चों को समझा रही होती है कि हम एक लंबा और खतरनाक सफर तय करने वाले हैं। लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारोगे। अगर तुम्हें पानी या जंगल से कोई भी आवाज सुनाई दे तो सबसे पहले मुझे बताना, पर अपनी पट्टी बिल्कुल मत हटाना, वरना तुम मारे जाओगे। मैलोरी ने अब तक अपने बच्चों के नाम भी नहीं रखे थे, सिर्फ उन्हें बॉय और गर्ल नाम से बुलाती है। अब निकलने से पहले वो 3 बर्ड्स को एक बॉक्स में डालकर साथ ले लेती है, क्योंकि जिस चीज से वो डर रहे हैं ये बर्ड्स सबसे पहले उस खतरे को भांप लेते हैं। इसके बाद वो बच्चों को लेकर घर से बाहर निकलती है और नदी की तरफ जाने लगती है। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन रस्सी और धागे के सहारे अंदाजा लगाते हुए वो बोट तक पहुंचते हैं, जहां मैलोरी बोट निकालकर दोनों बच्चों को उसमें बिठाती है और नदी के जरिए उनका ये खतरनाक सफर शुरू होता है। लेकिन आखिर ये लोग किस चीज से इतना डर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, ये समझने के लिए कहानी हमें 5 साल पीछे ले जाती है, जहां उस वक्त सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैलोरी अपने कमरे में पेंटिंग बना रही थी और उस समय वो प्रेग्नेंट थी। तभी उसकी बहन जेसिका आती है और उसे बताती है कि न्यूज में अजीब खबरें दिखाई जा रही हैं। मैलोरी जब न्यूज देखती है तो पता चलता है कि रूस में लोग हजारों की तादाद में अचानक सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन वजह किसी को समझ नहीं आ रही है कि ये कोई वायरस है या कुछ और। बस अचानक किसी चीज को देखकर लोग अपना दिमागी संतुलन खोकर अपनी जान ले लेते हैं और ये चीज पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैल रहा है। मैलोरी उस न्यूज को इग्नोर करती है और जेसिका के साथ अपनी प्रेगनेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ डॉक्टर उसे खुशखबरी देती है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और जल्द ही वो माँ बनने वाली है। लेकिन मैलोरी उतनी खुश नहीं थी और उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो इस बच्चे के लिए तैयार ही नहीं है। फिर वापस लौटते वक्त मैलोरी एक खौफनाक नजारा देखती है, जहाँ एक लड़की अपना सर बार बार ग्लास में मार रही थी। ये देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जाकर जेसिका की कार में बैठ जाती है और कहती है, जल्दी चलो, रूस की वो खतरनाक चीज यहाँ भी पहुँच चुकी है। दोनों तेजी से घर की ओर निकलते हैं और इतने में चारों तरफ हालात अचानक बिगड़ने लगते हैं। सड़क पर बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगते हैं और लोगों में भाग दौड़ मच जाती है। ये देखकर दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। तभी मैलोरी फोन रिसीव करने के लिए पीछे मुड़ती है और जेसिका कार ड्राइव करते हुए अचानक किसी अजीब चीज को देख लेती है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाती है और उसकी आंखें अजीब तरह से बदलने लगते हैं। मैलोरी आगे देखती है पर वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन जेसिका की दिमागी संतुलन बिगड़ जाती है और वो अचानक कार की स्पीड बढ़ा देती है। मैलोरी उसे रोकने की कोशिश करती है पर जेसिका नहीं रुकती और तभी कार एक दूसरी गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों बच तो जाते हैं और बाहर भी निकल आते हैं, लेकिन इससे पहले मैलोरी कुछ समझ पाती, जेसिका एक ट्रक के सामने जाकर अपनी जान दे देती है। अपनी बहन की ऐसी भयानक मौत देखकर मैलोरी बहुत ज्यादा डर जाती है। चारों तरफ लोग बुरी तरह डरे हुए थे और मैलोरी डर के मारे भीड़ के साथ सड़क पर दौड़ने लगती है, पर जल्द ही वो गिर जाती है। तभी एक औरत उसकी मदद करने आती है, लेकिन उससे पहले कि वो मैलोरी को उठा पाती, उसकी नजर उस अदृश्य चीज पर पड़ जाती है और वो अजीब तरह से किसी के वश में आकर जलती हुई कार में जाकर बैठ जाती है और वहीं अपनी जान दे देती है। ये सब उसका पति डगलस घर की खिड़की से देख रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पाता। इसी बीच वहाँ टॉम नाम का एक आदमी आकर मैलोरी की मदद करके उसे घर के अंदर ले जाता है। उस घर में पहले से कुछ लोग मौजूद थे, पर अचानक ये सब कुछ देखकर सब डरे हुए थे। किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था और सभी लोग परेशान थे। न्यूज में अब ये साफ हो चुका था कि ये अदृश्य चीजें पूरी दुनिया में फैल रही हैं और जो भी इंसान उस अदृश्य चीज को देख लेता है वो खुद की जान ले लेता है। पूरे स्टेट में इमरजेंसी अनाउंस कर दी गई है और सबको ऑर्डर दिया गया है कि घर के अंदर रहकर सारे खिड़की दरवाजे बंद रखे। अगर हो सके तो बाहर की रोशनी भी घर के अंदर न आने दे, ताकि कोई गलती से भी बाहर देख न पाए। इसी तरह से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी को समझ नहीं आया था कि ये सब क्यों हो रहा है। रेडियो पर बार बार चेतावनी दी जाती है कि जितना हो सके घर के अंदर रहो और बाहर देखने की कोशिश भी मत करो। इसी बीच एक प्रेग्नेंट औरत घर के बाहर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे अंदर आने दिया जाए, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए बहुत सावधानी से आखिरकार उसे अंदर ले लिया जाता है। उसका नाम ओलंपिया है और उसकी प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा है, बिल्कुल मैलोरी की तरह। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था। घर से कुछ ही दूर सुपरमार्केट है, लेकिन वहाँ तक बिना देखे कैसे पहुँचा जाए, सब यही सोच रहे थे।
तभी इस घर का ओनर ग्रेग एक प्लान बताता है कि हम अगर सीसीटीवी कैमरे के जरिए बाहर देखें तो शायद कोई इफेक्ट नहीं होगा। बाकी लोग उसे मना करते हैं, लेकिन ग्रेग कहता है अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो हम पास के मॉल तक पहुंचकर खाने पीने का सामान ला सकते हैं। ये सुनकर सब लोग मान जाते हैं और उसका हाथ चेयर से बांधकर दूसरे रूम में चले जाते हैं ताकि अगर कुछ हो भी गया तो वो खुद को नुकसान न पहुंचा पाए। जिसके बाद वो कैमरे के जरिए बाहर देखने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो अदृश्य चीज कैमरे के सामने आता है, जिसे देखते ही उसकी हरकतें अजीब तरह से बदलने लगती हैं और वो पागल सा हो जाता है। बाकी सब जल्दी आते हैं, लेकिन तब तक ग्रेग सर पटक कर अपनी जान दे देता है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि इस अदृश्य चीज को आप स्क्रीन पर देखो या अपने सामने, अंजाम सिर्फ मौत है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां मैलोरी और बच्चे पिछले 14 घंटे से बोट में सफर कर रहे थे। वो अपने साथ लाई हुई बर्ड्स को पानी पिलाती है और बार बार रेडियो से किसी से संपर्क करने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो बर्ड्स चिल्लाने लगते हैं और उसी वक्त एक डरावनी आवाज मैलोरी को बार बार पुकारने लगती है, पर वो सब कुछ इग्नोर करके आगे बढ़ना जारी रखती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद किनारे से एक आदमी आवाज लगाता है कि पट्टी निकाल दो, तुम यहाँ सुरक्षित हो और मेरे पास खाना भी है। लेकिन मैलोरी बच्चों को ब्लैंकेट से छुपाकर गन से चारों तरफ शूट करने लगती है। तभी वो आदमी बोट तक पहुंच जाता है और मैलोरी की पट्टी उतारने के लिए जबरदस्ती शुरू कर देता है। मैलोरी खुद को बचाने के लिए एक हथियार से उस पर हमला कर देती है और उसे घायल करके वहां से बच निकलती है। इसके बाद कहानी वापस फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां सब लोग खाने के लिए सुपरमार्केट जाने का प्लान बनाते हैं। टॉम कहता है कि हम कार से जा सकते हैं। कार की विंडो कवर करके हम जीपीएस की मदद से सुपरमार्केट तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद वो ऐसा ही करते हैं और कार की विंडो और कैमरा अच्छे से कवर कर लेते हैं और 5 लोग जीपीएस की मदद से गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं। चारों तरफ सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो चुका था और पूरा रास्ता लाशों से भरा हुआ था, जिससे मजबूरन उन्हें कुचलते हुए जाना पड़ता है। कार की सेंसर और जीपीएस की मदद से रास्ते का पता चल रहा था, लेकिन बीच में अचानक वो अदृश्य शैतान कार के चारों तरफ आ जाते हैं और कार हिलने लगती है। पर टॉम तेजी से कार चलाता है और किसी तरह सब लोग सुपरमार्केट तक पहुंच जाते हैं। अब अंदर आकर वो सबसे पहले खिड़की दरवाजे बंद करते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे खाने पीने का सामान मिल जाता है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं और जितना हो सके उतना राशन ले जाने के लिए इकट्ठा करने लगते हैं। फिर हम मैलोरी और टॉम को देखते हैं, जिनकी बातों से लग रहा था कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसके बाद जब मैलोरी दूसरी साइड जाती है तो उसे वहाँ पिंजरे में 3 बर्ड्स मिलते हैं, जिन्हें वो अपने साथ रख लेती है और यही बर्ड्स आगे चलकर उसके सबसे बड़े सहारे बनते हैं। लेकिन उस दौरान कोई अनजान आदमी अंदर आने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है और उसकी आवाज से पता चल रहा था कि वो इन्फेक्टेड है। सब मना करते हैं, पर वो जबरदस्ती अंदर घुसने लगता है। तभी चार्ली सबको बचाने के लिए उस आदमी को धकेलते हुए बाहर चला जाता है और सबके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि कुछ लोग उन अदृश्य चीजों को देखकर सुसाइड कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग इन्फेक्टेड होकर दूसरे लोगों पर हमला करते हैं और वो जिंदा भी रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका असली राज क्या है, ये हमें जल्द ही पता लग जाएगा। इसके बाद बाकी बचे 4 लोग राशन लेकर वापस लौट आते हैं और चार्ली की खबर सुनकर सब लोग बहुत दुखी होते हैं। थोड़ी देर बाद रात होते ही घर के 2 लोग कार चुराकर भाग जाते हैं और इसका पता चलने पर सबको झटका लगता है, क्योंकि उसी कार से उनका राशन और जरूरी सामान लाया जा सकता था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां मैलोरी और बच्चों को सफर करते हुए 24 घंटे हो चुके थे और वो सब थके हुए थे। तभी बोट जाते जाते अचानक एक ट्रक से टकराती है और बॉय नदी में गिर जाता है, लेकिन मैलोरी उसे जल्दी पकड़कर वापस बोट पर ले आती है। पर इस दौरान उनके ब्लैंकेट्स और खाने पीने की चीजें नदी में बह जाती हैं। अब मैलोरी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि अगर उन्हें खाने पीने की चीजें नहीं मिली तो वो भूख से मर जाएंगे। इसके बाद मैलोरी बोट को किनारे लगाती है और बच्चों से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों बोट पर ही रहना और पट्टी मत निकालना। इसके बाद वो बोट से एक धागा बांधकर खाने पीने की चीजें ढूंढते हुए जंगल के बीच एक घर में पहुंचती है और वहां उसे कुछ चीजें मिल भी जाती है। लेकिन सामान लेकर जब वापस लौटने वाली होती है, तभी वो अदृश्य शैतान उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे इंसानों की आवाज में बुलाने लगते हैं। मैलोरी भागती है और गोलियां भी चलाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर गोली की आवाज सुनकर गर्ल एक रस्सी से खुद को बांधकर बोट से उतरती है और मैलोरी को ढूंढते हुए जाकर उस शैतान के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। लेकिन तभी मैलोरी उसे खींचकर वापस ले आती है और गुस्से में डांटती है कि मुझे कुछ भी हो जाए, पर तुम आइंदा ऐसा कभी मत करना। जिसके बाद वो तीनों फिर से अपनी मंजिल की ओर सफर शुरू कर देते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और फ्लैशबैक में देखते हैं, जहां मैलोरी और टॉम के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ रही थीं।
दोनों के बीच भरोसा और अपनापन दिखने लगा था। लेकिन उसी रात हालात बदल जाते हैं। हम देखते हैं कि ओलिम्पिया गैरी नाम के एक अनजान आदमी को घर के अंदर ले आती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं तो गैरी सबसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। मेरे घर में कुछ साइको लोग घुस आए थे जिन्होंने मेरे दोस्तों की आंखें जबरदस्ती खोल दी और उन्हें उस शैतान को दिखा दिया। मेरे सारे दोस्तों ने खुदकुशी कर ली, पर मैं किसी तरह बचकर भागते भागते यहाँ तक पहुँच गया। वो ये भी बताता है कि उन साइको लोगों की आंखों पर पट्टी नहीं थी, बल्कि उस शैतान को देखकर वो खुश हो रहे थे। गैरी की बातें सुनकर सब थोड़ा शांत होते हैं, लेकिन डगलस को बिल्कुल भरोसा नहीं होता और वो गुस्से में गन लेकर उसे बाहर निकलने की धमकी देता है और किसी की बात नहीं सुनता। तभी शेरल उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देती है और फिर उसे गैरेज में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अगले दिन अचानक मैलोरी और ओलिम्पिया दोनों को एक साथ डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। लेकिन उसी वक्त गैरी अपना असली चेहरा दिखाता है। वो सबसे पहले उस शैतान की स्केच और तस्वीरें निकालकर टेबल पर रख देता है और उसकी आंखें देखकर पता चल रहा था कि वो उस शैतान के वश में आ चुका है। उसी दौरान मैलोरी और ओलिम्पिया अपने बच्चों को जन्म देती है। ओलिम्पिया को एक बेटी होती है और मैलोरी एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन नीचे वाले कमरे में गैरी मैलोरी के बर्ड्स को उठाकर फ्रीजर में बंद कर देता है और खिड़कियों पर लगे अखबारों को निकालने लगता है। तभी डगलस उसकी हरकतें देखकर समझ जाता है कि वो भी उन्हीं साइको में से है जो उस शैतान को देखकर मरते नहीं बल्कि दूसरों की जान लेते हैं। इतने में टॉम नीचे आता है तो डगलस की बात सुनकर उन बर्ड्स को फ्रीजर से बाहर निकालता है। लेकिन तभी गैरी पीछे से आकर टॉम के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। डगलस चिल्लाने लगता है तो गैरी गैरेज का शटर खोल देता है ताकि वो खुद अपनी आंखें बंद करके वहीं फंस जाए। इसके बाद गैरी ऊपर जाकर बाकी खिड़कियों से भी अखबार निकाल देता है, जिस वजह से ओलिम्पिया बाहर उस चीज को देखते ही इन्फेक्टेड हो जाती है। लेकिन कुछ करने से पहले मैलोरी किसी तरह उससे उसकी बेटी को ले लेती है और तभी ओलिम्पिया खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद गैरी शेरल को पकड़कर उसकी आंखें खोल देता है और वो भी इन्फेक्टेड होकर खुद को खत्म कर लेती है। अब गैरी मैलोरी की तरफ बढ़ता है, पर उसने चादर से खुद के साथ दोनों बच्चों को ढक लिया था, इसलिए अब तक वो ठीक थी। लेकिन तभी डगलस शॉटगन लेकर वहां पहुंचता है और अपनी आंखें बंद करके गैरी को शूट करने की कोशिश करता है, पर गैरी इस चीज का फायदा उठाता है और उससे लड़ाई करते हुए दोनों नीचे जा गिरते हैं। तभी गैरी एक सिजर्स से डगलस को मार डालता है। इसी बीच टॉम होश में आता है और किसी तरह शॉटगन उठाकर गैरी को मारकर खत्म कर देता है। अब यहाँ से कहानी सीधा 5 साल आगे चली जाती है, जहाँ मैलोरी और टॉम अब साथ रहते हैं और बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। मैलोरी रोज अपने बच्चों को हर तरह की सर्वाइविंग स्किल सिखाती है, लेकिन खतरा अभी भी था। बाहर अभी भी साइको लोग घूमते रहते हैं और नॉर्मल इंसानों को पकड़कर मार डालते हैं। अब उनकी जिंदगी इसी तरह चलने लगी थी। फिर एक दिन रेडियो से आवाज आती है जिसमें रिक नाम का एक आदमी बताता है कि हम जहाँ पर हैं ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर हमारा एक कॉलोनी है और खाने पीने का पूरा इंतजाम है। तुम लोग नदी के बहाव के साथ आओगे तो 2 दिन लगेंगे। जब नदी का बहाव सबसे तेज होगा तो वहीं पास के जंगल के बीच हमारा कॉलोनी मिल जाएगा। वहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनकी आवाज सुनकर तुम हमें ढूंढ सकते हो। टॉम को उस पर भरोसा हो जाता है, पर मैलोरी वहाँ जाने से मना करती है। वो कहती है शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान गैरी की तरह इन्फेक्टेड हो जो हमें यहाँ से निकालकर मार देना चाहता है। फिर रात को जब टॉम बच्चों को कहानियां सुना रहा होता है तो मैलोरी गुस्सा करने लगती है कि बच्चों को ऐसे कहानियां मत सुनाओ, क्योंकि बाद में वो बाहर जाने की जिद करने लगेंगे। टॉम भी गुस्से में जवाब देता है कि सिर्फ सरवाइव करना काफी नहीं है, बच्चों को खुश रहना भी सिखाना जरूरी है। वो एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छा परिवार और एक अच्छी माँ डिजर्व करते हैं, लेकिन तुमने तो अभी तक इनका नाम भी नहीं रखा, उन्हें सिर्फ बॉय और गर्ल कहकर बुलाती हो। टॉम की ये बातें सुनकर मैलोरी को बहुत बुरा लगता है और वो चुप हो जाती है, पर वो जानती थी कि वो सब कुछ इनकी भलाई के लिए कर रहा है। फिर रात को टॉम उसे समझाता है अगर हमें जिंदा रहना है तो वहाँ जाना ही पड़ेगा, और इस दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी आ जाते हैं। लेकिन अगले दिन हालात बिगड़ जाते हैं। जब वो सामान लेने बाहर जाते हैं तभी कुछ साइको लोग उन पर हमला करने पहुंच जाते हैं। टॉम मैलोरी और बच्चों को समझाकर पीछे के रास्ते से निकाल देता है और वो खुद उनके सामने आता है। उनके पास गन्स होती हैं और वो टॉम को पट्टी हटाने के लिए कहते हैं। तभी वो लोग मैलोरी को जाते हुए देख लेते हैं और टॉम उन पर गोलियां चलाकर 2 लोगों को मार गिराता है। इस दौरान वो खुद भी घायल हो जाता है और अब बिना देखे बाकियों को खत्म करना मुश्किल होगा, इसलिए वो अपनी पट्टी हटा देता है और बहुत होशियारी से बाकी दोनों को भी खत्म कर देता है। फिर जब आखिरी आदमी को मारने के लिए जाता है तभी वो अदृश्य शैतान उसके सामने आ जाता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन पूरी तरह वश में आने से पहले वो आखिरी आदमी को भी मार देता है और फिर उसी गन से खुद भी अपनी जान ले लेता है। वहीं मैलोरी गोली की आवाज सुनकर समझ जाती है कि टॉम अब मर चुका है। घर में आकर वो बहुत रोती है क्योंकि इस मुश्किल वक्त में टॉम ही उसका सहारा था।
जिसके बाद वो रिक के बताए हुए सुरक्षित ठिकाने पर जाने का फैसला करती है और बच्चों को समझाती है कि ये सफर बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हमें जाना ही होगा। और यही वो सीन है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब देखते हैं कि मैलोरी और बच्चे 42 घंटे से लगातार सफर पर हैं। मैलोरी बच्चों को समझाती है कि अब नदी में एक ढलान आने वाला है जिससे पानी का बहाव बहुत तेज हो जाएगा, इसीलिए तैयार रहना होगा। जिसके बाद धीरे धीरे नदी का बहाव खतरनाक हो जाता है और वो तेजी से नीचे जाने लगते हैं। वो सब बोट को कस के पकड़े हुए थे, लेकिन अचानक उनकी बोट पलट जाती है और तीनों पानी में गिर जाते हैं। लेकिन कोई भी अपनी पट्टी नहीं उतारता और किस्मत से वो सब बच जाते हैं। मैलोरी किसी तरह बच्चों और बर्ड्स को लेकर किनारे पर आ जाती है। अब इस सफर की सबसे मुश्किल कड़ी उन्होंने पार कर ली थी और अब बाकी था बर्ड्स की आवाज का पीछा करते हुए रिक की बताई जगह पर पहुंचना, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। लेकिन जंगल के रास्ते चलते हुए अचानक वो शैतान फिर से उनका पीछा करने लगते हैं और अजीब तरह की आवाजों से उन्हें भटकाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक मैलोरी गिर जाती है और बच्चों से कुछ दूर नीचे जाकर बेहोश हो जाती है। बच्चे उसे ढूंढते हुए अलग हो जाते हैं और तभी शैतान मैलोरी की आवाज में बच्चों से पट्टी उतारने के लिए कहता है। लेकिन सही समय पर मैलोरी होश में आ जाती है और जोर से चिल्लाकर बच्चों को रोक लेती है और फिर एक एक करके दोनों बच्चे उसे मिल जाते हैं। इसके बाद मैलोरी उन्हें लेकर बर्ड्स की आवाज सुनते हुए भागना शुरू करती है, क्योंकि उस बीच वो अदृश्य शैतान बिल्कुल उनके पीछे पड़े हुए थे और रास्ता भटकाने की बार बार कोशिश कर रहे थे। लेकिन आखिरकार वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं और मैलोरी जल्दी दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो लोग उन्हें अंदर ले लेते हैं और सबसे पहले उनकी आंखें चेक करके कंफर्म किया जाता है कि वो इन्फेक्टेड हैं या नहीं। इसके बाद वो रिक से मिलवाते हैं, जिसने रेडियो से संपर्क किया था। मैलोरी अपनी पट्टी हटाकर देखती है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है जहाँ ज्यादातर लोग देख नहीं सकते और इसीलिए वो शैतान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ बहुत सारे बर्ड्स भी पाले जाते हैं ताकि खतरा आते ही समझ आ जाए। अब मैलोरी और बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हो गए थे। यहाँ पर वो अपने बर्ड्स को छोड़ देती है। तभी मैलोरी की मुलाकात उसी डॉक्टर से होती है जो यहाँ पहले से मौजूद थी। वो बच्चों से नाम पूछती है तो मैलोरी पहली बार उनका नाम रखती है। गर्ल का नाम ओलिम्पिया रखती है, जो उसकी असली माँ का नाम था, और बॉय का नाम टॉम रखती है। बच्चे अपना नाम पाकर बहुत खुश होते हैं और अब वो कई सारे बच्चों के साथ खुशी से खेल सकते हैं। ये देखकर मैलोरी एक सुकून की सांस लेते हुए बच्चों को देखकर मुस्कुराती है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।